तो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्त। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सीजीएल एमटीएस या फिर एसएससी का जीके जीएस का एमसीक्यू मॉक फॉर्मेट में एक छोटा सा टेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर आते रहते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। क्यों? बस कर देना यार, और क्या। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मेरा नाम है दिलशाद एंड ये क्लास आपको डेली 4 बजे, वैसे डेली तो मैं बोलता हूँ डेली नहीं आ पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको डेली करने का। 4 बजे आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, मंडे टू फ्राइडे। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 40 डेज का सीरीज, जिसमें से ये होने वाला है हम लोगों का 11th नंबर का क्लास। ठीक है, तो बाकी के अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए और जाके देख लीजिए, चैनल पर पड़े हैं। या फिर क्लास आपका आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो आप टेलीग्राम पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका आइडेंटिफाई द कुचिपुड़ी डांसर फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन द ईयर 2022 2022। निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक को पहचानिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। के बी रबिया, विद्यानंद सरेख, डॉक्टर वीरा स्वामी सीसा या फिर पद्मजा रेड्डी। तो सबसे पहले इसका तो बाद में बात करेंगे, कुचिपुड़ी है क्या? आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। कुचिपुड़ी जो है ये है आपका वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस है, मतलब 8 क्लासिकल डांस में से एक आपका क्लासिकल डांस है। 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य है, उनमें से एक कुचिपुड़ी भी है, जो कि आपका है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का आपका ये है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और हम लोग को कुचिपुड़ी के बारे में क्या जानना चाहिए? कुछ कुछ एक्सपोनेंट। बाकी इसका पहले आंसर देख लेते हैं कि 2022 में कुचिपुड़ी की कौन सी डांसर है जिसको कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वो है आपका पद्मजा रेड्डी। ठीक है, कौन है? पद्मजा रेड्डी। और हम लोग देख लेते हैं कुचिपुड़ी के कुछ एक्सपोनेंट, कुछ डांसर जो कि आपका एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो है आपका स्वप्न सुंदरी। स्वप्न सुंदरी, बाकी इसका ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको किसको याद कैसे रखना है। स्वप्न सुंदरी जो है आपका कुचिपुड़ी की डांसर है एंड भारतनाट्यम में भी परफॉर्म करता है, मतलब ये कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम दोनों के एक्सपोनेंट है। उसके बाद आपको चिंता कृष्णमूर्ति, चिंता कृष्ण मूर्ति, ये भी आपके कुचिपुड़ी के डांसर हैं, एक्सपोनेंट हैं। राजा रेड्डी, वैसे रेड्डी वाले ज्यादातर इसी के हैं। आपका अगर तुक्का लगाना हो तो आप तुक्का लगा सकते हो वैसे। राधा रेड्डी, अभी आपने देखा यहाँ पद्मजा रेड्डी। उसके बाद भावना रेड्डी, भावना रेड्डी। और आपका हो गया सालू जिंदल, सालू जिंदल। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। फिर अगेन ये यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये आपके कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम दोनों के एक्सपोनेंट हैं। अच्छा, इसको याद करने का जो ट्रिक है वो ट्रिक मैंने तो नहीं बनाया है, बाकी एक ट्रिक मुझे यूट्यूब पे मिला था तो मैं बता देता हूँ। उसने क्या किया कि कुचिपुड़ी को आपको रिलेट करना है कच्ची पूड़ी से। कच्ची पूड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी को रिलेट करो कच्ची पूड़ी से। तो ऐसे है कि कच्चा जो पूड़ी अगर कच्चा हो ना, उसको सपने में भी खाने की मैं नहीं सोच सकता, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ था।
ये कुचिपुड़ी को आप रिलेट करो कच्ची पूड़ी से, और कच्ची पूड़ी चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, मैं स्वप्न में भी यानी सपने में भी उसे खाने की नहीं सोच सकता। उसके बाद कैसे क्या हुआ कि जैसे ही कृष्ण जी को पता चला, क्या जैसे ही कृष्ण जी को पता चला कि पूरी तो खत्म हो गया है, बाकी अब कच्चा पूरी बचा है, तो ये आ गए चिंता में, यानी इनको हो गया टेंशन। अब क्या करें, पूरी सारा खत्म हो गया, कच्चा पूरी बचा है, अब कच्चा पूरी तो मैं खा नहीं सकता। लेकिन जब ये बात राजा को पता चला, तो राजा हो गया रेडी कि भाई बहुत सारा भोग वोग खा लिया, एक बार हम लोग कच्ची पूरी खा के देखते हैं ये कैसा करता है, कच्ची पूरी लगता कैसा खाने में, इसके लिए ये खाने के लिए राजा हो गया रेडी। अब जैसे राजा रेडी हुआ, तो राधा भी रेडी हो गई। अब राजा रेडी, राधा रेडी, तो उन दोनों की ऐसा रेडी नहीं था, भावना भी रेडी था। अब देखो, अरे कृष्ण, हमारे कृष्ण जी जो है एक राजा थे ना, तो पहले तो वो चिंता में आए कि कच्चा पूरी कैसे खाएंगे, फिर सोचा अरे छोड़ो बहुत सारा भोग वोग लगा ही लेते हैं, एक बार हम लोग कच्चा पूरी भी खा के देखते हैं। तो कृष्ण जो है उस टाइम में राधा थे, तो राधा रेडी हो गए, तो राधा भी रेडी हो गए, भाई कृष्ण जी रेडी है तो राधा क्यों नहीं रेडी होंगी, राधा भी रेडी हो गए। उसके बाद उन दोनों की भावना यानी कि मन से रेडी हुए थे, ऐसा नहीं कि बस दिखाने के लिए, भावना पूरी सच्ची भावना से रेडी हुए थे। उसके बाद देखो सालू जिंदल, इन दोनों को आप लोग ऐसे याद कर लो, सालू जिंदल और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी आपके कच्ची के एक्सपोनेंट है। बस, और बाकी आपको तुक्का अगर लगाना हो तो रेडी पे तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर रेडी जो है यहीं के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो तो लाइक कर देना, बाकी आपके पास अगर कोई दूसरा ट्रिक है तो आप लोग उससे याद कर लो, या फिर ट्रिक से याद नहीं करना है, बेसिकली जैसे याद करो भाई, आपको वहां पे टिक तो करना है, चाहे आप याद कैसे करो, रट लो, जैसे भी करना है, आपको ये याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, विच विटामिन इज नीडेड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, लो लाइट विजन एंड हेल्दी स्किन। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। मतलब देखो, एक हेल्दी इम्यून सिस्टम चाहिए उसको, एक लो लाइट हो फिर भी उसे दिख जाए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अंधेरा हुआ दिखना बंद हो जाए, और हेल्दी स्किन चाहिए, तो आपको कौन सा विटामिन लेना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन B9 या विटामिन के, कौन सा विटामिन चाहिए, तो आपको चाहिए विटामिन ए। कौन सा विटामिन, विटामिन ए आपको चाहिए होगा। अब देखो, विटामिन ए के साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, विटामिन बी 1 का थायमिन, बी 2 का राइबोफ्लोविन, बी 3 का नियासिन या निकोटिनिक एसिड, बी 5 का पेंटोथेनिक एसिड। ये तो इजी हो गया आपको याद रखना कि बी 5 को, यानी कि 5 को तो पेंटो से बोलते हैं ना, तो उसी तरह से बी 5 का पेंटोथेनिक एसिड, बी 6 का पायरिडॉक्सिन, बी 7 का बायोटीन, अच्छा ये बायलों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बी 9 का फॉलिक एसिड, बी 12 का कोबालामिन। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन बी 12 में आपका कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। ये आपको साइंटिफिक नेम ध्यान रखना है, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, आई क्लोज करके बस मेरा बात सुनिए, ठीक है, आंख बंद कर लीजिए और शांति से बात सुनिए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, बी 1 का थायमिन, बी 2 का राइबोफ्लोविन, बी 3 का नियासिन, बी 5 का पेंटोथेनिक एसिड, बी 6 का पैरिडोक्सिन, बी 7 का बायोटीन, बी 9 का फॉलिक एसिड, बी 12 का कोबालामिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनिन। अब आँख खोल लीजिए, बस ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा वैसे, और 2-3 बार और पढ़ लेना। इसका पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। विच सॉफ्ट मेटल इन ग्रुप ऑफ वन which soft metal in group 1 of the periodic table tarnishes within a few seconds of exposure of air। आवर्त सारणी के समूह 1 का कौन सा मुलायम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, स्ट्रोंटियम, बेरियम, सोडियम या फ्रेंसियम। तो इसका आंसर आई थिंक कि आप सबको पता होगा, सोडियम जो है एयर के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, इसलिए ये जैसे ही आपको इसको
एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हो जाता है गायब। बाकी यहाँ से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ पीटी यानी पीरियोडिक टेबल। कौन सा पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें देख लो, ये आपके जो है इसको बोलते हैं पीरियड यानी आवर्त। क्या आवर्त है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 गो आवर्त होता है और 18 गो ग्रुप। ग्रुप मतलब उसको वर्ग बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है आपका आवर्त और ये इसको बोलते हैं वर्ग हिंदी में। तो 18 वर्ग होते हैं और 7 गो ग्रुप होता है। इसमें से ये आपका एस ब्लॉक होता है, ये आपका एफ ब्लॉक। यहाँ से ये एफ ब्लॉक है, इसको लेंथनाइड बोलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसको लेंथनाइड बोलते हैं, इसको एसिटिनाइड बोलते हैं। और क्या इसको बोलते हैं? डी ब्लॉक। यहाँ पे आपका पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आता है, ये वाला जैसे यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है। इसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है, हेलोजन फैमिली बोलते हैं। ये फ्लोरीन क्लोरीन वाला, इसको याद कैसे करते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से याद करते हैं, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी। वैसे और भी आपका ट्रिक हो सकता है आपके पास, वो आप लोग जैसे भी कर लो। और ग्रुप 18 में आपका आता है नियॉन गैस, ठीक है, सॉरी नियॉन नहीं, नोबेल गैस ग्रुप 18 में आता है। इसको कैसे याद करते हैं? हीना मीन्स हीलियम, हीना, नीना और करीना की अपने से लगाना है, जेरोक्स रानी। इस तरह से मैंने याद कर रखा है। आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं याद करने के लिए, मुझे से जैसे भी आप लोग याद करो, याद कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने याद किया, फिर से एक बार देखो, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, इसका। फिर ग्रुप 9 का, फिर कल बाहर आई आंटी। इसको देखो 8 का, ग्रुप 8 को किसे याद करते हैं? ग्रुप 8 वैसे इसको ग्रुप 16 ही बोलते हैं। ओम सर से ट्यूशन पढ़ो, ठीक है। ये आपका नाना पापा असलम सब बीमार, ठीक है। इसका सी से कार्बन, ठीक है। कैसी दोनों मिला के, सी और सिलिकॉन को मिला के कैसी गीत सुनाओ प्यारे बलम। और यहाँ पे आपका आ गया बाल, बी और एल्युमिनियम, बोरन और एल्युमिनियम मिला के बाल गंगा इंडियन तिलक। तो इस तरह से हम लोग याद किए हैं। वैसे मैं आपको पूछा बता दूं, अच्छा ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। और ग्रुप 1 के 1A को याद कर लेते हैं, इसको, हाँ इसको याद कर लेते हैं ऐसे, हे लीना, तीनों मिला के, ठीक है। हे लीना की रब से फरियाद, हो गया। हे लीना की रब से फरियाद। उसका उसके बाद ये वाला आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। तो इस तरह से मैंने इसको याद करके रखा है। इसे मैंने तो उसको 10th में याद किया था इसी तरह से। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला आपको याद रखना है, हेलोजन वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और नोबेल गैस वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये पी ब्लॉक जो है ना, ये पी ब्लॉक ही इम्पोर्टेंट है एंड ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है पक्का। बाकी डी ब्लॉक को हम लोग इग्नोर मार सकते हैं। बाकी इस तरह का क्वेश्चन आया तो देखा जाएगा। अगला देखते हैं, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था मराठा और दुर्रानी के बीच। मैं लिख देता हूँ, ये लड़ा गया था आपका मराठा के तरफ से एक पेशवा थे। पेशवा उस टाइम मतलब पीएम को बोलते थे। तो सदा शिवराव भाव, सदा शिव राव भाव, ये हमारे पेशवा थे मराठा एम्पायर के। इसके बीच और किसके बीच हुआ था? मराठा एम्पायर एंड दुर्रानी एम्पायर के बीच में हुआ था। और दुर्रानी के तरफ से लड़ रहे थे अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में हुआ था। एंड ऑब्वियसली ये यहाँ पे वन कर गए थे, इनकी जीत हो गई थी। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था। आइए देख लेते हैं अब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1500, लिखना चाहिए था 1556 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? ये आपका अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ था, जिसको कि हम लोग हेमू बोलते हैं प्यार से, ठीक है।
इसमें अगेन अकबर वन किए थे, अकबर की जीत हुई थी। और सबसे पहला लड़ाई लड़ा गया था पानीपत का 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पे दे देता हूँ मैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ था आपका किसके किसके बीच में, बाबर और आपका इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और यहाँ से क्या हुआ था, ये बाबर जीत गए थे और इब्राहिम लोदी डिफीट कर गए थे। और जैसे ही इब्राहिम लोदी खत्म हुए तो इनका था चल रहा था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत चल रहा था ना, तो इसके साथ ये दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गया और बाबर जीत गए। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका मुगल्स, मुगल्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये था तीनों बैटल ऑफ पानीपत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु स्टार्टेड द टेम्पल इंट्री मूवमेंट इन 1927? ठीक है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, महादेव गोविंद रानाडे या भीमराव अंबेडकर? इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 1927 में जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर से आपको क्या याद रखना है कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, चेयरमैन थे। ठीक है, और इसे क्या याद रखना है, इसने जो है आर्टिकल 32 को, जिसमें कि रीट के बारे में दिया गया है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को हार्ट एंड सोल बोला था। ठीक है, अच्छा यहाँ गांधी जी भी मेंशन है, तो गांधी जी से आप लोग याद रख लीजिएगा। 1924 में हुआ था आपका बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था, बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसको कि प्रेसिडेंटाइज किए थे इसने, गांधी जी ने, जिसके अध्यक्ष जो है गांधी जी बने थे। एनी बेसेंट से आपको ध्यान रखना है क्या कि एनी बेसेंट जो है फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन नहीं, फर्स्ट वुमेन है जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तब कलकत्ता सेशन, कांग्रेस का जब कलकत्ता सेशन हो रहा था ना, कलकत्ता सेशन हो रहा था 1917 में, तो उसकी हेड जो थी एनी बेसेंट थी। अच्छा, ये तो फर्स्ट इंडियन है, सॉरी फर्स्ट वुमेन है। और फर्स्ट इंडियन वुमेन का बात करेंगे तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी वो थी आपका सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ये आपका कब बनी थी, सॉरी कब इसने क्या बोलूँगा मैं, कांग्रेस का जो अधिवेशन किया था अध्यक्ष बनी थी, ये आपका 1925 में, यानी कि गांधी जी के एक ही साल बाद। और आपका फर्स्ट मुस्लिम अगर पूछ लिया जाए, फर्स्ट मुस्लिम, तो ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम थे जो कि जिसने कि कांग्रेस की प्रेसिडेंसी की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला है व्हाट इज अ फिजिकल ईयर? एक वित्तीय वर्ष क्या है? अ ईयर विथ अ डेफिसिट इन गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं। इसका आंसर ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, लेकिन अगला ऑप्शन पढ़ने से पहले मुझे दीजिएगा एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, अगला है अ ईयर दैट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द गवर्नमेंट। एक वर्ष जो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर यही हो जाएगा। देखो मैं जो है ना आपका इकोनॉमिक्स पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर मार देता हूँ ऐसे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है ना तो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। आपको इसके लिए इकोनॉमिक्स का बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पार्ट को यहाँ पे आप लोग ऐसे ही अगर आप लोगों ने पढ़ के रखा है तो आपको समझ में आएगा। नहीं पढ़ रखा तो इसको ऐसा नहीं है कि एक टर्म में, जैसे इसमें क्या होता है ना, इसमें मैं एक टर्म बता देता हूँ ये आपको समझ में आ जाता है,
इसमें ये एक साइंस की तरह काम करता है। इसको एक टर्म बता दूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप लोग को अगर आप लोग एक बार इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आपका इसमें होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये क्लास करके इसके लिए आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। आपने अगर पढ़ा है तो वो ठीक है, आपको रिवाइज हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो समझने में प्रॉब्लम आता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर 5 ईयर प्लान सबसे अगर क्वेश्चन बनता है ना तो उधर मैं बता दूंगा, वो सब आप लोग कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो 5 ईयर प्लान से ही बनता है। और आपका फिर अगर सेंसर से क्वेश्चन आता है तो ये सब अगर मैं आता है ना, इसमें अगर एक्सप्लेन करूँगा और एक्सप्लेन में करता हूँ, इसमें इधर हो जाएगा, लेकिन इन सब में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो जाता है, नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ तो वो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ नहीं रखा है। तो आपने अगर एक बार भी जो है इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लास या फिर फाउंडेशन क्लास आपको करा हुआ होना चाहिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है। आपको देखो, और इसे इसमें वैसा भी नहीं है कि मैं सस्ता सा क्वेश्चन लेके आऊँगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सस्ता क्वेश्चन आपका उस लेवल का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। फिर जो ओरिजिनल है इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पर थोड़ा ध्यान देना होगा, इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना होगा, और वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका पहले इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन अभी क्या है ना, करंट अफेयर आपको पता है ये भौकाल मचा रहा है, कब का करंट अफेयर पूछा है किसी को पता नहीं है। तो अगर आप इसको तो छोड़ोगे और इसको भी छोड़ दोगे तो आपका जीके में क्वेश्चन फिर आएगा, नंबर कहाँ से आएगा। इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, एक बारी को इसको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, अभी देखो पहले 6 महीने पहले का क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी क्या है 1 साल 2 साल 3 साल इतने पीछे पीछे का क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट अफेयर को कवर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं बुझा रहा है, और एक ये तो पॉसिबल होगा नहीं, दूसरा अगर आप इकोनॉमिक्स भी छोड़ दे तो और दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं करना है, अगर आप 15 घंटा का क्लास कर ले तो आई थिंक 10 घंटा का क्लास कर लेते हो तो आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, जिसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। लेकिन ज़्यादा लोड नहीं लेना है, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा 5 ईयर प्लान से बनते हैं और सेंसर से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ये से बनते हैं, ये इधर से आपका 1-2 क्वेश्चन ही बनता है। तो उस तरह से आप लोग अगर चाहो तो इग्नोर मार सकते हो, लेकिन मेरे अभी टाइम है आपके पास ना, तो आप लोग कर सकते हो, क्या दिक्कत है। सीजीएल के लिए टाइम नहीं, बाकी अगर आप एमटीएस के लिए कर रहे हो तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, कर लो एक बार इकोनॉमिक्स का। बाकी आप हाँ मैं बता देता हूँ कहाँ से करना है, परमार एसएससी पे जाना है, ठीक है। वहाँ से परमार एसएससी से आपका एक आता है एफआरबी सेशन करके, वहाँ पे चलता है, चलता नहीं पहले चला था। एफआरबी सेशन में आपका इकोनॉमिक्स का एफआरबी सेशन कर लेना है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, द का साथ मस्तिष्क, कहाँ लिखा हुआ है यहाँ, का साथ मस्तिष्क और विक्ट्री डांस या विजय नृत्य ऑफ डैश ट्राइब मेघालय इज एन एंसेंट वॉर डांस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ ट्राइब। तो देखो ये आपका का साथ मस्तिष्क या विक्ट्री डांस मेघालय में किया जाता है, और ये कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, वार, खासी, भोई या जयंतिया, कौन सा ट्राइब इसको परफॉर्म करता है, इसको परफॉर्म करता है खासी ट्राइब के लोग, खासी ट्राइब के लोग परफॉर्म करता है। बाकी आपको पता होगा गारो खासी जयंता, गारो खासी जयंतिया नाम सुना होगा आपने, तीनों मेघालय में ये। देखिए अगला देखते हैं, अनटचेबल इज अ नोवेल रिटन बाय, अनटचेबल किसकी नोवेल है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आरसी मजूमदार, प्रेमचंद या मूलकराज आनंद। अनटचेबल, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत बुझा रहा है, इसका आंसर मूलकराज आनंद होगा या मैरी कॉम होगा। अनटचेबल, ठीक है इस बार, हाँ इसका वही है, मूलकराज आनंद ही है। अनटचेबल इज अ नोवेल रिटन बाय मूलकराज आनंद, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द वेट, अच्छा क्लास लंबा हो गया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ क्या, चलो अगला मैं बताऊँगा, ठीक है अगला सेशन में, क्योंकि वैसे भी देख रहा हूँ 25 मिनट का क्लास हो चुका है। व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉल इन अ हैंडबॉल फॉर मैन, पुरुषों के हैंडबॉल में गेंद का वजन क्या है। थोड़ा सा खींचता हूँ मैं रेपिड में, इसी स्पीड में खींच रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबा हो जा रहा है। तो पुरुषों के हैंडबॉल में गेंद का वजन कितना है, ये आपका कितना है, 325 से 375, 525 से 575, 425 से 475 या 225 से 275, कितना वजन होता है, ये वजन होता है आपका 225 नहीं, 225 से नहीं हो जाता है, ये आपका हो जाता है 425 से 475।
ठीक है, क्या हो जाता है, 425 से 475 ग्राम का पुरुषों के हैंडबॉल का वजन होता है। अगला है, शंभू महाराज वाज अ रीऑन्ड गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास ऑफ कथक। अब देखो कथक कहाँ का है, यूपी का है। ठीक है, अच्छा पहले हिंदी में पढ़ लेता हूँ। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक गुरु है। कथक यूपी का है, यूपी लखनऊ हो गया। अच्छा, लखनऊ और बनारस दोनों लिखा हुआ है ना, दोनों ही यूपी में ही है। इसका आज वैसे जो है लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं शंभू महाराज। ठीक है, अगला देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूपा कौन सा है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूपा कौन सा है, तो ये आपका सांची स्तूपा है। ठीक है, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का आयाम है। आउटरीच टू रूरल एरिया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। बुद्ध पूर्णिमा इज मार्क्ड ऑन फुल मून डे इन द हिंदू मंथ ऑफ डैश। बुद्ध पूर्णिमा जो है हिंदू महीने के कौन से दिन में मनाई जाती है। आषाढ़, बैसाख, भाद्र या ज्येष्ठ। तो बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका बैसाख में। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है, बैसाख में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया डिफीट टू क्लिंच इट्स मेडन वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल। निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारत ने अपनी पहली महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। जापान, मलेशिया, चाइनीज ताइपी या साउथ कोरिया। किसको हराया था, किसको चताया था धूल, तो वो चताया था साउथ कोरिया को। अगला देखते हैं, द अरेबियन सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन या सदर्न ओशियन। तो किसका विस्तार है, पैसिफिक ओशियन। ये आपका विस्तार है किसका, इंडियन ओशियन का। अच्छा यहाँ पे अरे हटाओ, फिर वही बताऊंगा, फिर क्लास लंबा अपने हो जा रहा है। वैसे भी मेरे क्लास इसमें अभी जो है वाईटी में लंबा क्लास चलने का भी खिसाता नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है लॉन्ग क्लास में। द गोवा एंड नोमुंडी माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा और नोआमुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है। झारखंड, असम, राजस्थान या हरियाणा। नोआमुंडी और गोवा और नोआमुंडी माइन ये कहाँ पे है। गोवा और नोआमुंडी माइन जो ये मेरे झारखंड में है, मैं झारखंड से हूँ ना इसलिए। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 वाज पास इन दिसंबर 2022 इज रिलेटेड टू विच स्टेट। किस स्टेट से रिलेटेड है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। कहाँ से संबंधित है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है। ये आपका संबंधित है उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, ये आपका संबंधित है आपका उत्तर प्रदेश से। अगला देखते हैं, पंडित रविशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो पंडित रविशंकर जो है आप सबको पता है कि ये तबला बजाते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ नटवारी डांस। नटवारी नृत्य किस रूप से जुड़ा हुआ है, किस कहाँ से, विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ नटवारी डांस। अच्छा, नटवारी से कौन सा डांस फॉर्म जुड़ा हुआ है, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या कथकली। तो इसका आंसर क्या होगा, नटवारी डांस जो है आपका जुड़ा हुआ है कथकली से। कहाँ से, कथकली से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। अफगानिस्तान की आपका आधिकारिक भाषा कौन सी है, सिन्हला, जोंका, दरी। तो अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा वो आपका दारी हो जाएगा, हालांकि पर्शियन भी बोला जाता है यहाँ पे। जोंका आपका कहाँ है, भूटान का है। सिन्हला कहाँ का है आपका, ये क्या बोलते हैं, श्रीलंका का है। Who among the following is the author of the book सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण। निम्नलिखित में से कौन सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक हैं। कौन है लेखक, ये रविंदर सिंह या देवदूत पटनायक। यही है, देवदूत पटनायक ने लिखा है क्या, सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण। कंडक्ट इलेक्शन फॉर बोथ हाउसेस पार्लियामेंट इंडिया। ये तो सबको पता है, इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए चुनाव कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन करता है।
Birsa Munda Hockey Stadium is one of the India's largest hockey stadium. In which state is this stadium situated? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये किस राज्य में है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, द डीपीएसपी नहीं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लार्जली क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन। नीति निर्देशक तत्व मुख्य रूप से तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? गांधीयन है और अधिकारवादी सोशलिस्ट लिबरल ये है, लेकिन ये आपका नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 99 का 2। अगला देखते हैं और ये लास्ट है, इन विच स्टेट इज गोविंद सागर यानी भाखड़ा नंगा प्रोजेक्ट लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? तो ये कहाँ पे है? गोविंद सागर यानी भाखड़ा नंगा परियोजना कहाँ पे है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। बाकी अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इसी तरह के क्लास के लिए कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब कर दो और कुछ नहीं करना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।